हेलो एवरीवन, लॉस्ट स्प्रिंग के आपके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लॉस्ट स्प्रिंग का जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था, आपको पता होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है कि साहेब को जो लेखिका है अनीस जंग वो मिलती है और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो उनके बीच में बातचीत होती है, उसमें ये हमें पता लगता है कि साहेब कौन है। एक रेग पिकर है या यूँ कहें रेग पिकर्स फैमिली से बिलोंग करता है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको, ताकि पुरानी चीज़ वापस रिफ्रेश हो जाए और आपने वो चैप्टर पढ़ा, आपको कितना समझ में आया, इसके लिए शॉर्ट आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। अभी पता लग जाएगा कि आप सही चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे साहेब का, तो साहेब का जो परिवार था, साहेब्स फैमिली, वो आई थी, कहाँ से आई थी? साहेब्स फैमिली कहाँ से आई थी? मान लीजिए यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया, कहाँ से आई थी। आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर सोचना है मन में। साहेब का परिवार था, वो कहाँ से आया था, या इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, साहेब्स फैमिली केम टू सीमापुरी। साहेब का परिवार सीमापुरी में आया था। फ्रॉम, कहाँ से आया था। अब आपको यहाँ पर आंसर देना है और अधिकतर तो को आ गया होगा, या तो ढाका या बांग्लादेश। समझ में आ गया। अब कब आया था, वेन, यहाँ पर आपसे पूछ लिया कब आया था, तो आपको ये भी आंसर जरूर मैंने अच्छे से समझाया था कब आया था, और वो जरूर ध्यान आ गया होगा आपको। वो आया था 1971 में। लगभग कितने रेग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर? सीमापुरी के अंदर कितने रेग पिकर्स रहते हैं? कितने रेग पिकर्स रहते हैं? ज़रूर ध्यान आया होगा अगर आपने वो चैप्टर पहला वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है। तो अबाउट कितने रहते हैं, और इसका आंसर आएगा 10,000। लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले, इकट्ठा करने वाले रहते हैं सीमापुरी के अंदर। सीमापुरी इज माइल्स अवे फ्रॉम, सीमापुरी मीलों दूर है। किससे? कौन से शहर से जिक्र आया है यहाँ पर? सीमापुरी किसके पास है? यहाँ पर व्यंग्यात्मक लहजे से कहा था मीलों दूर है। किस तरीके से? सुविधाओं की दृष्टि से। और किससे दूर है? दिल्ली से। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं उन्हें दिल्ली जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। साहेब क्या करता है? सर्चेज, तलाशता है, इन द गार्बेज डम्प्स, कचरे के ढेर में साहेब क्या तलाशता है? अब यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया गोल्ड, सिल्वर या और भी कोई चीज़ दे दी, 3-4 ऑप्शन दे दिए, मैंने आपको 2 ही लिखे हैं, और आपको पता लग गया होगा कि क्या तलाशता है उसमें। गोल्ड, सिल्वर का भी आया, लेकिन सिल्वर कोइन का आया, इसलिए यहाँ पर गोल्ड, सोना तलाशते रहते हैं। किसमें? गार्बेज डम्प्स में। तो ये वो चीज़ें हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया है, वो बहुत डीपली आया है। लेकिन हम अगर इसको चैप्टर को जब हम आपको पढ़ाते हैं उसको ध्यान से समझेंगे तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप पक्का लिख के आएंगे। लेकिन आप अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप स्किप करके पढ़ रहे हैं, या जहाँ भी आप क्लास ये ले रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अगर आप चैप्टर में केवल मोस्ट चीज़ें तलाश कर रहे हैं, तो फिर इनके आंसर्स आप नहीं दे सकते। इनके आंसर्स देने के लिए तो आपको बहुत डीपली एक एक चीज़ जो आपको टीचर पढ़ा रहा है ध्यान से समझनी पड़ेगी, और एक बार नहीं, एग्जाम तक 10 बार 5 बार उन चीज़ों को समझना होगा, टेस्ट देने होंगे, तब आप 90 और अबोव जाएंगे, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट्स में हम आ सकते हैं। अब हमने जो पढ़ा था वहाँ से आगे हमने पढ़ लिया था सर्वाइवल तक। उसके बाद में वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब।
वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। सुबह, सर्दी की सुबह की बात है, मैंने साहब को देखा, फेंस यानी जो बाड़ाबंदी हुई रहती है, ऐसे बाड़ाबंदी हो रही थी, तो उस बाड़ाबंदी के वहाँ पर गेट पर मैंने देखा साहब को। नेबरहुड का क्लब है जहाँ पर दो यंग मैन यानी दो युवा व्यक्ति ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं। साहब इस बाड़ाबंदी के कहाँ पे खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, और वो टेनिस इधर खेल रहे हैं, ये ध्यान रखें। वॉचिंग टू यंग मैन आई लाइक द गेम। अब ये कहता है आई लाइक द गेम, किससे कहता है ये आदमी, ये साहब किससे कहता है आई लाइक द गेम। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, किससे कहता है ये, लेखिका से। साहब कहता है मुझे गेम पसंद है, और वहाँ पर फेंस यानी जो बाड़ाबंदी है वहाँ पर खड़ा होता है और उसको देखता रहता है। कंटेंट, एक मीनिंग आया है यहाँ पर कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट है वो। क्यों संतुष्ट है, क्योंकि अंदर जाना तो उसके बस की बात नहीं है, उनके सामने वो गेम खेलना, तो कंटेंट यानी संतुष्ट है। टू वॉच, उन्हें खेलते हुए देखकर संतुष्ट है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इस बाड़ाबंदी के पीछे। आई गो इनसाइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो कहता है मैं इनसाइड चला जाता हूँ, यानी यहाँ अंदर चला जाता हूँ। कब चला जाता है, जब नो वन इज अराउंड, आसपास कोई भी नहीं होता है इसमें, तो ये क्या करता है, यहाँ अंदर आ जाता है साहिब। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो यहाँ पर जो गेट कीपर है, वो गेट कीपर क्या करता है, इसको अंदर जाने देता है, और यहाँ पर एक झूला है, इस झूले को यूज करने देता है, यानी झूले में झूलने देता है उसको, साहेब को। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज डेट लुक्स स्ट्रेंजर ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो अजीब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसके जो शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, उनका रंग उड़ा हुआ है, डिस्कलर्ड है। समवन गेव देम टू मी, ये मुझे किसी ने दिए थे, वो टेनिस के जूते, लेकिन वो क्या है, अजीब प्रकार के हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो स्पष्ट करके हुए बताता है। द फैक्ट डेट दे आर हु दे आर डिस्कार्टेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो जो जूते हैं साहिब को जो शूज दिए हैं, वो शूज हैं डिस्कार्डेड शूज हैं। डिस्कार्डेड शूज का मतलब होता है ठुकराए हुए जूते। ये साहिब को जो जूते मिले वो डिस्कार्डेड शूज यानी कि ठुकराए हुए, किसी लड़के ने उनको रिजेक्ट कर दिया। डिस्कार्डेड का मतलब आप इसको रिजेक्टेड, इजी लैंग्वेज में लिखे तो रिजेक्टेड भी लिख सकते हैं। किसके द्वारा, किसी रिच बॉय के द्वारा, किसी अमीर पिता की संतान है, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया होगा, तो उसने क्या किया, इन जूतों को रिजेक्ट कर दिया, और ये जूते किसे मिल गए, साहिब को मिल गए। तो याद रखना, जूते भी किसी और के दिए हुए पहने हुए है वो। अब हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, जिसने मना कर दिया, टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, ये जो जूते हैं इनमें से एक जूते में क्या है, होल हो गया, तो उसने क्या किया, मना कर दिया इस रिच बॉय ने कि इनको मैं नहीं पहनूं, तो वो फेंक दिए, या यूँ कहें इसको दे दिए। तो ये उसको लेके आ गया, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास में ये भी ठीक है। और डज नॉट बोदर हिम, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, वो व्यक्ति जो बिल्कुल बेयरफुट यानी नंगे पैर चलता हो, उसके लिए अगर एक होल वाला जूता भी मिल गया तो भी क्या फर्क है, कम से कम इतनी धूप में, कांटे, बरसात सब में उसको बचत तो हो रही है, उसको सारा मिल रहा है। और होल इवन शूज विद द होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो एक होल वाला जूता भी सपना सच होने के बराबर है, ऐसा वो कहता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वो इंटेंटली का मतलब होता है इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है बड़े ही ध्यान पूर्वक, बड़े ही ध्यान से, अटेंटिवली, पूरे ध्यान से उस गेम को देख रहा है, वो उसकी पहुंच से परे है, दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू वॉक टू द मिल्क बूथ, इस बार सुबह सुबह साहिब क्या कर रहा है, जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है ये साहिब जा रहा है मिल्क बूथ, यानी कि मिल्क बूथ पर ये जा रहा है साहिब, ध्यान रखना सुबह सुबह। और इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर,
और इसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है, या अपनी लैंग्वेज में कहें तो स्टील की केतली इसके पास है। चाय की केतली होती है जो, तो इसके पास में स्टील का कैनिस्टर है। अब आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो कहाँ काम करने लग गया साहब, ध्यान रखना, साहब मिल्क बूथ पर जा रहा है, साथ में क्या स्टील की कैनिस्टर है इसके पास में। काम कहाँ करने लग गया साहब, अब कचरा बीनना तो बंद हो गया, टी स्टॉल पर काम करने लग गया। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर। और इसके बदले इसे क्या मिला, ध्यान देना, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। इसके बदले साहिब को, टी स्टॉल पर काम करने के बदले साहिब को क्या मिला, 800 तो रुपये मिले, 800 रुपीज, और ऑल हिज मील्स यानी कि भरपेट खाना दोनों टाइम का 800 रुपये। चाय की दुकान पर काम करने के 800 रुपये मिल रहे हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 800 रुपये और ऑल हिज मील्स साहिब के टी स्टॉल पर काम करने के, ध्यान रखना। इसके बाद में डज ही लाइक द जॉब, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, क्या वो इस काम को पसंद करता है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, चेहरे से केयरफ्री लुक चला गया, यानी कि चेहरे पर उदासी छा गई। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, ही डजंट लाइक हिज जॉब, उसे वो काम पसंद नहीं है। विशेष ध्यान देना, इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, ये क्वेश्चन में आने लायक है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली और हिज शोल्डर। अब बिल्कुल उल्टी बात कही है, देखो, चाय की जो केतली है वो सीम्स प्रतीत होती है हेवियर भारी, किससे, उस प्लास्टिक के बैग से, जिसमें आपने देखा होगा एक कचरा पीने वाले प्लास्टिक की बोतल, थैलियाँ और भी कई सारी चीज़ें भरे रहता है, कितना भारी बैग हो जाता है। लेकिन उस बैग की अपेक्षा ये चाय की केतली ज़्यादा भारी है। क्यों है भारी, क्यों बताया है भारी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय की केतली को प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी क्यों बताया गया। इसका आंसर है, ये है वुड कैरी सो लाइटली और हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था, वो जो थैला था जिसमें वो भरता था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि ये चाय की केतली है ये उस व्यक्ति की जिसके चाय की दुकान, यानी ये उसकी नहीं है। साहेब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, अब साहेब उसका मालिक नहीं रह गया है। इसके बाद में मुकेश वाला पार्ट शुरू हो रहा है, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। आप इसको एक बार रीडिंग करें, हम इसमें अगले पार्ट में साहेब से रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर पार्ट 2 मुकेश वाला हम ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, जरूर अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।